इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और अब हम लोग स्टडी करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस के लिए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू यानी उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 होने का मतलब कि दे डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली। ठीक है, तो जब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं यानी पार्शियली डिसोसिएट होते हैं तो उस कंडीशन में वो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हम ले लें, ठीक, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं CH3COH डिसोसिएट्स partially and maintain equilibrium with water। ठीक, कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा या एस्टेब्लिश होगा, तो उसके लिए हम यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं CH3COOH, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उस कंडीशन में प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ पे हम इसका डिसोसिएशन दिखाएंगे CH3CO- और H+, ऐसे करके। ठीक, अब अगर हम सपोज कर लें कि एट टाइम T = 0 अगर इसका कंसंट्रेशन C हम ले रहे हैं यानी जो सॉल्यूशन है वो हमारा C मोलर का है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी वो 0 होगी, या हम कहेंगे कुछ नहीं होगी। लेकिन जब हम कुछ टाइम बाद या टाइम T = T इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम टाइम की बात करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिसोसिएट हो चुका होगा। हालांकि कैसा डिसोसिएट होगा, पार्शियली में, तो पार्शियली का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट हुआ है, और कुछ ना कुछ डिसोसिएट हुआ है तो उस कंडीशन में हमने मान लिया कि इसका C अल्फा पार्ट डिसोसिएट हुआ है, यानी अब C अल्फा कितना, CH3CO- कितना बना C अल्फा, तो H+ भी कितना बनेगा C अल्फा। अब ये कितना बाकी रह गया, कितना बचा है उस सॉल्यूशन में, तो हम लिखेंगे C अल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं दोनों तरफ से C कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 अल्फा, है ना। और इस कंडीशन में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K, ठीक, तो K = होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO- इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। ठीक, तो अब इनकी वैल्यू रखते हैं। जैसे इसी कंसंट्रेशन कितनी है C अल्फा, तो क्या हो जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 अल्फा। ठीक, तो C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 अल्फा। ठीक, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट होने का मतलब अल्फा की वैल्यू बहुत कम है, यानी अगर हम कहें कि इफ अल्फा इज वेरी लेस देन 1, क्योंकि पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, बहुत कम क्वांटिटी में डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएशन का क्वांटिटी जो होगा वो लगभग होगा 0.001 या 0.002, 0.005 या 0.05, तो वो हमारे 1 के कंपेयर में बहुत कम है, और जब बहुत कम है तो हम उस कंडीशन में अल्फा को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं सो अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड,
ठीक है। और जब हम अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक, C अल्फा स्क्वायर। इसको फिर हम लोग अभी आगे बाद में डिस्कस करेंगे जब कोलरास लॉ पढ़ेंगे या फिर जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का और आगे, ठीक, तब यहाँ पे आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ एक चीज देखें, यहाँ जैसे सपोज करें पार्शियली डिसोसिएट हुआ है ना, ये कैसा हुआ है, पार्शियली डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि जितने ज्यादा इसके आयन बनेंगे इसका कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है आयंस के मूवमेंट पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा इसका क्या होगा, कंडक्टेंस। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टेंस की तो वो भी, ठीक। तो मोलर कंडक्टेंस इसका कब ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट करेगा। और डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, ठीक। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जितना ज्यादा होगा लैम्डा एम की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक बात करें या एक लॉ की बात करें जहां पे हम लोग ऑस्टवाल्ड का डायल्यूशन लॉ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, ठीक। तो ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है कि एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनी इलेक्ट्रोलाइट dissociates 100%, ठीक। और यहाँ जनरली हम बोल सकते हैं कि एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि ये जो है ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे वाटर में डिसॉल्व करके रखा है, CH3COOH किसमें डिसॉल्व करके रखा है, वाटर में, है ना। तो उस कंडीशन में ये कैसे आयोनाइज हो रहा है, पार्शियली। अब ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे क्या करते चले जाएं, H2O को ऐड करते चले जाएं। सपोज करो H2O हम ऐड करते चले जा रहे हैं, तो H2O ऐड करने पे क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन। और अगर हम इसका डाइल्यूशन कितना कर दें, इनफाइनाइट, ठीक। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये भी कितना डिसोसिएट हो जाएगा, 100%। और अगर 100% डिसोसिएट हो गया तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, 1, ठीक। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द डाइल्यूशन टेक्स प्लेस अप टू इनफिनाइट देन दे बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनके लिए भी इनफिनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, यानी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करेगा। और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करेगा, या हम कहें कि इनफिनाइट डाइल्यूशन पे वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, तो 100% डिसोसिएशन का मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, और उस कंडीशन में जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। उस कंडीशन में जो हमें कंडक्टेंस मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कह सकते हैं
then lambda m is proportional to 1। ठीक, क्योंकि अब लैम्डा एम किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे, और यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ पे अगर सपोज करो हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, अगर ऐसा करेंगे तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, लैम्डा एम, सॉरी यहाँ पे इनफिनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, या इसका एक और तरीका है कि हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इनफिनाइट बना के, या यहाँ पे नॉट बना के, ठीक। तो वी गेट लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा, ठीक, अल्फा बाई 1 यानी अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंपल सी रिलेशन बनेगी जहां पे हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा। यानी जब कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वहां पे हम लैम्डा एम को लैम्डा नॉट एम से डिवाइड करके अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक, ठीक है। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जो होगा वो लैम्डा एम होगा जो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे नहीं दिया जाएगा। अगर इनफिनाइट डाइल्यूशन पे दिया जा रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक, ठीक। तो सिमिलरली हम ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा, है ना। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो बहुत इजी है, ठीक है ना, वेरी इजी, बिकॉज वी नो दैट मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर, दोनों चीजें ले सकते हैं यहाँ। वैलेंसी फैक्टर के प्लेस पे एन फैक्टर भी लिखा जाता है, एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब अगर लैम्डा एम इज इक्वल टू इतना है तो देन लैम्डा नॉट एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इनटू लैम्डा नॉट ऑफ इक्विवेलेंट। इनको हम यहाँ पे रख दें, तो जब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इनटू लैम्डा ऑफ इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा। वैलेंसी फैक्टर से वैलेंसी फैक्टर कैंसिल, है ना। तो हम कह सकते हैं thus lambda of equivalent upon lambda not of equivalent is equal to alpha, ठीक। तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों के लिए ये बात ट्रू है, ठीक है, यानी दोनों के लिए हम बोल सकते हैं अल्फा के बराबर।